हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता जैसे कि आपको कई जगहों पे फेस करना पड़ा होगा कि 2 लेक्चर्स आपको या 2 चैप्टर्स किसी भी सब्जेक्ट के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और उसके बाद में फिर ये बोला जाता है कि बाकी और ज़्यादा कोर्स के लिए आपको किसी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरीके की फ़ीस लेना पड़ेगी। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है आप लोगों तक सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के लिए, चाहे किसी भी तरीके की परिस्थितियाँ हों। ये मैग्नेट ब्रेन्स का मिशन है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए। ना मैग्नेट ब्रेन्स अपने स्टूडेंट से किसी तरीके की फ़ीस चार्ज करता है, ना करेगा। ये एक हमारा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ में जो आप हमारे से ले सकते हैं। तो इसी पर्टिकुलर मिशन को या इसी पर्टिकुलर विजन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोगों के टर्म 2 के एग्जामिनेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो इन टर्म 2 के एग्जामिनेशंस में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ जो है वो चला रहा है क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक। इसी टेस्ट सीरीज़ के कंटिन्यूशन में आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। हमारा जो हिस्ट्री क्लास 12 का सिलेबस है उसमें जो हमारा टर्म 2 के सिलेबस में 4th यूनिट है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इस पर्टिकुलर यूनिट में जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन वगैरह करेंगे। टेस्ट पेपर आप लोगों को मिल गया होगा, उसका पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया होगा। उसमें से शॉर्ट आंसर्स वगैरह हम लोग इसके पहले वाले सेशन में देख चुके हैं। वो बच्चे जिन्होंने ये सेशन नहीं देखा है उनसे मेरी इल्तजा रहेगी, उनसे मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जाकर ये जो शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट आंसर्स का जो आपका सेशन है, इसको भी आप जाकर देखें। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वगैरह मिलेगा, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो हमारे टर्म 2 के सिलेबस का 4th यूनिट है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, इसके लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वगैरह जो हैं उसकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। उसके बारे में हम लोग अपना डिस्कशन वगैरह जो है करेंगे। चलें, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। और शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर किसी तरीके की कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं, लेट से आपका कोई पुराना चैप्टर वगैरह है उससे रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर कोई और आपको डाउट चैप्टर से रिलेटेड निकल कर आता है, या किसी भी तरीके का कोई और डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। एंड साथ ही साथ किसी भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कंसेप्ट वगैरह को समझने में, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी जो है हेल्प करूँगा। चलें, तो अब हम लोग विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं और उसका किस तरीके से हमको जवाब देना है उसके बारे में। चलें, पहला जो क्वेश्चन रहेगा, इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म गांधी जी वॉज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ अ नेशन। अब जो ये हमारा नेशनलिज्म का इतिहास रहा है, राष्ट्रवाद का जो इतिहास रहा है, इसमें गांधी जी जो है इनको कई बार आइडेंटिफाई किया जाता है हिंदुस्तान का एक नेशन के तौर पर जो मेकिंग हुई है उसके साथ में, यानी कि हिंदुस्तान जो एक राष्ट्र के रूप में निकल कर आया है कि हम लोग सब एक हैं और पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और हैं। ये जो एक पर्टिकुलर भाव है ये इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है भरी गई है अब, और उसी के तहत हमारा जो नेशन है उसका निर्माण हुआ है। तो कई बार आपका जो ये हिंदुस्तान जो आज की परिस्थिति में है, इसके ये जैसा है, इसकी मेकिंग में कई बार लोग गांधी जी जो हैं उनको इसके साथ में आइडेंटिफाई करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़े लेवल पर मानते हैं। अब हमको ये डिस्क्राइब करना है कि फ्रीडम स्ट्रगल में इनका रोल क्या था और किस तरीके से इन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल को, दूसरे शब्दों में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, हमारे जो मासेज वगैरह थे उनको इन्फ्लुएंस किया। इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन करना है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, इसका मतलब इसमें 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको कंटेंट लिखना है एंड कम से कम 15 से 18 या 20 लाइनें जो हैं आपको लिखकर इसमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर अब जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं उसकी तरह आप बुलेट पॉइंट्स में लिख के या आप 4-5 लाइनों में लिखकर जो है आप यहाँ से अपना पीछा नहीं छोड़ा सकते। यहाँ पर आपको डिटेल में जो है आंसर देना पड़ेगा और आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको अपने को कवर करना पड़ेगा। ध्यान अपने को इस बात का रखना है कि अपने को जहाँ तक है हेडिंग्स के साथ में लिखना है, पॉइंट्स के साथ में लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखने से बचना है। और लिखते वक्त अपने को ये ध्यान रखना है कि आप पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले वाली लाइन्स में देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट से फिर अपने लीस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ आप लोग नीचे उतरते हुए आएंगे। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर आप चले तो 6 में से 5, 5.5, 5.7, 5.75, 5.8, 5.9 मार्क्स तक जो है, इनफैक्ट 5.95 मार्क्स तक भी जो है आप स्कोर कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं।
तो शुरुआत आप इस आंसर की इस तरह से करें, गांधी जी वॉज आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ अ नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वॉज। आपने जस का तस वही लाइन पूरी की पूरी यहाँ से उतार दी, बस इसके आगे आपने एक वॉज जोड़ दिया, एक लाइन तो आपको यही मिल गई। अब इसके बाद में आप लिखना शुरू करिए। सबसे पहले तो गांधी जी ने जो नेशनल मूवमेंट है ये कुछ आपके जो गिने चुने एलिट्स के हाथ में था, वो जो आपका सो कॉल्ड संभ्रांत वर्ग होता है, अपर क्लास जो होती है, उसके हाथ में जो आपका ये नेशनल मूवमेंट 1915-16 तक था, इस पर्टिकुलर नेशनल मूवमेंट को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके मासेस का नेशनल मूवमेंट बना दिया। किस तरीके से? अपनी जो वो नई नई टेक्निक्स लेकर आए थे, इन टेक्निक्स वगैरह में आपके जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल था, सिविल डिसोबीडियंस का जो प्रिंसिपल था, और इस तरीके की जो नॉन वायलेंस की बातें थी, आप जो स्ट्राइक्स वगैरह करवाते थे और बाकी सारी चीजें थी, इन सब चीजों ने किया ये कि लोगों को साथ में जोड़ा। नेशनल मूवमेंट जो है वो एक आपका कह सकते हैं कि एक ऐसा फेनोमेनन था जो आपकी अपर क्लास का फेनोमेनन हुआ करता था, जो आपकी इलीट्स का फेनोमेनन हुआ करता था, वहां से वो एक मासेस का फेनोमेनन बन गया। लोग जो हैं उसके साथ में जुड़ते चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि इन्होंने बड़े लेवल पर जो है आपके जो मासेस वगैरह हैं उनको अपने नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ा है, और उस जुड़ाव का नतीजा ये निकला कि हजारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं जुड़ के आपका सड़कों पर निकल कर आए, और इस मूवमेंट को असली ताकत या असली धार जो है उन्हीं लोगों ने दी थी। चलें, इसके अलावा एक चीज और ये है कि आपका ये पूरा का पूरा जो पार्टिसिपेट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए आप आया इसके नेचर में कि कुछ लोगों के हाथ से निकल कर ये पूरा का पूरा मूवमेंट जनता के बीच में गया, और जनता इसमें आके बड़े लेवल पर जुड़ी। वो इसलिए जुड़ा क्योंकि गांधी जी ने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन वगैरह जो है दिखाया था। उनकी मास अपील गजब की थी, गजब का जो है उनमें मास अपील वगैरह थी। एक तो एफिशिएंट लीडरशिप थी, उसके अलावा कंट्रीब्यूशन जो था नेशनलिज्म वगैरह का वो उसके कारण बढ़ता चला गया। चले कैसे? एक आपने लिंग्विस्टिक रीजन प्रोविंसेस वगैरह जो है लिंग्विस्ट आपका कांग्रेस में जो आपकी ऑफिसर्स वगैरह बनाए जाते थे प्रोविंसेस वगैरह में, इनको आपने लिंग्विस्टिक बेसिस पर खुलवाया। एक तो गांधी जी के पहले ये होता था, जो आपके लीडर्स वगैरह थे वो जनरली आपके जो भाषण वगैरह हैं या फिर जो लोगों के बीच में अपना जो एड्रेस वगैरह है वो इंग्लिश में किया करते थे, क्योंकि आपने कई सारे तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। तो नॉर्थ का लीडर अब साउथ में बात कर रहा है या फिर कहीं और बात कर रहा है, तो वो जनरली इंग्लिश में जो है लोगों को एड्रेस किया करता था। प्रॉब्लम ये थी कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है पढ़ा लिखा नहीं था, और जो थोड़े बहुत लिटरेट भी थे तो इतने ज्यादा लिटरेट नहीं थे कि बड़ी क्लिष्ट किस्म की, बड़ी परिष्कृत किस्म की इंग्लिश जो है वो समझ सकें। गांधी जी ने इस बात को समझा कि लोगों के साथ जुड़ने के लिए आपको उनके साथ में उनकी भाषा में बात करना ज्यादा जरूरी है, ना कि आप उनके ऊपर किसी आप एक पर्टिकुलर एसेंट के साथ में आप उनके साथ इंग्लिश में जो है भाषणबाजी करें। तो इसके बाद उन्होंने एम्फेसिस करवाया कि जहां तक हो सके लोगों के साथ में आप उनकी मातृभाषा में बात करिए। और कांग्रेस का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ये किया कि प्रांतों में, जैसे अपने आज की तारीख में स्टेट्स होते हैं, उसी तरह से जो उस वक्त में प्रोविंसेस हुआ करती थी, इन प्रोविंसेस वगैरह में कांग्रेस की जो कमिटीज वगैरह खुलवाई जाती थी वो लिंग्विस्टिक लाइन पर खुलवाई जाती थी। मतलब ये कि भाषाई आधार पर जो है जिस राज्य में या जिस प्रांत में जो भाषा प्रीडोमिनेंटली बोली जा रही है, या एक से ज्यादा भाषाएं भी अगर प्रीडोमिनेंटली बोली जा रही हैं, तो आपकी जो कांग्रेस की कमिटीज वगैरह हैं वो भाषाई आधार पर बनाई जाएंगी। वहां पे उस भाषा में ही सारा कामकाज जो है किया जाएगा, लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन है उसी भाषा में किया जाएगा। अब इसके कारण भी जो है लोग वगैरह इनके साथ में जुड़ते चले गए। पहले आपके जो ऐसे अलग अलग सेक्शंस वगैरह थे जो आपके जो नेशनलिज्म वगैरह से जिनको नेशनलिज्म ने अफेक्ट नहीं किया था, जिनको नेशनलिज्म अब तक छू नहीं पाया था, गांधी जी की ये जो एक्टिविटीज वगैरह थी कि मातृभाषा में बात करिए, उन्हीं की तरह से गांधी जी जो है रहा करते थे। तो उस सब के कारण में आपका ये लोग भी जो थे काफी बड़े लेवल पर जुड़ते चले गए। खास तौर पे हजारों की संख्या में आपके जो किसान थे, लेबरर्स वगैरह थे और आर्टिसंस वगैरह थे, उन्होंने जो है पार्टिसिपेशन वगैरह जो है शुरू कर दिया। अब ये कॉमन पार्टिसिपेशन का लेवल ये आ गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आते आते ये स्थिति हो गई थी कि दिल्ली में महिलाएं जो हैं आपका लगभग 1600 के करीब जो महिलाएं हैं शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग वगैरह कर रही थी, धरना देने लगी थी। अब ये वो समय है जिस वक्त महिलाओं को एकदम जो है पीछे रखा जाता था, घर से बाहर भी नहीं कदम रखने दिया जाता था। मगर उस वक्त में अगर गांधी जी के प्रभाव में इस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आपका नेशनल मूवमेंट में पिकेटिंग वगैरह कर रही हैं, स्ट्राइक्स वगैरह कर रही हैं, धरने प्रदर्शन कर रही हैं, तो ये बताता है कि सामने वाले ने उनमें
कितना जोश और कितना इंस्पिरेशन भर दिया था। चलें अब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर लेते हैं। वो अपने आप में एक जेन्युइनली मास मूवमेंट बन के खड़ा हो गया। गांधी जी को इनफैक्ट उसके पहले दूसरे दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था, मगर उसके बाद में भी मास अपील इतनी ज्यादा थी कि हजारों लाखों लोग जो है निकलकर सड़कों पर आए, और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अंग्रेजों ने बड़ा जबरदस्त ब्रूटल क्रैकडाउन किया था, उसके बाद में भी साल भर जो है ये मूवमेंट वगैरह चलता रहा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप इसको सप्रेस वगैरह करने की जो है बहुत कोशिश की गई थी। अब ये तो खैर मासेस वगैरह की बात हुई। इसके अलावा जो आपके बड़े बिजनेसमैन वगैरह थे या फिर जो आपके धनाढ्य लोग थे, इन्होंने भी जो है काफी बड़े लेवल पर गांधी जी को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया। इनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हिंदुस्तान जो है आजाद होता है तो फिर ये जो फेवर्स वगैरह अंग्रेज अपने लोगों को देते हैं, बिजनेस वालों को देते हैं, जिसके कारण एक अनइक्वल कंपटीशन का माहौल वगैरह बन गया है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपका अगर देश आजाद होता है। फ्री इंडिया में सबके साथ बराबरी का ट्रीटमेंट होगा। तो कई सारे आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, जीडी बिरला वगैरह हो गए, टाटा हो गए, ये लोग नेशनल मूवमेंट को बहुत खुलकर सपोर्ट करते थे, और कुछ लोग जो है वो टैक्टली जो है सपोर्ट किया करते थे, यानी कि मुंह से नहीं बोलते थे मगर मदद वगैरह किया करते थे। तो समाज का कोई भी तबका आप उठाकर देख लीजिए, आप ये पाएंगे कि गांधी जी ने जो एक्टिविटीज वगैरह नेशनल मूवमेंट में करी हैं उसके कारण उनकी जिंदगियों में बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, और नो डाउट उसके कारण वो नेशनल मूवमेंट के साथ में ज्यादा इफेक्टिवली जुड़ते चले गए, ज्यादा ब्रॉडली जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये सारी चीजें जो है अपने को यहां पे डिटेल में लिखना पड़ेंगी, लगभग 18-19 लाइंस में, 20 लाइंस में जवाब बनेगा, मगर इसमें अब होगा ये कि आप काफी अच्छे मार्क्स जो है फेच कर पाएंगे। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, एक्सप्लेन हाउ गांधी जी's मास अपील was undoubtedly genuine in the context of Indian politics and how it contributed to his success in broadening the basis of nationalism। अब अपने को ये बताना है कि या फिर ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि किस तरीके से गांधी जी की जो मास अपील थी, यानी कि लोगों के बीच में गांधी जी का जो सपोर्ट था वो अपने आप में जेन्यून था, आर्टिफिशियल नहीं था, आपका क्रिएटेड नहीं था, और जेन्यून था। लोग एक्चुअल में जो है उनके साथ में आकर जुड़ते थे, और ये सारी बातें हमको इंडियन पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में समझानी है कि भारतीय राजनीति में किस तरीके से में जिस तरह से राजनीति होती थी उसके कंटेक्स्ट में हमको ये बात समझानी है। प्लस हमको साथ ही साथ ये बोलना है कि ये समझाना है कि जो मास अपील है इसने किस तरीके से आपका जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का जो बेसिस है या जो पर्टिकुलर भावना है इसको बढ़ाने में और इसके प्रचार प्रसार में जो है मदद करी। ये चीज अब हमको एक्सप्लेन करनी है। तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं कि गांधी जी की जो मास अपील थी वो अनडाउटेडली जेन्यून थी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और इसने जो है उस सक्सेस वगैरह में इन तरीकों से जो है कंट्रीब्यूट किया। इस तरीके से आप जो है अपना स्टेटमेंट बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें आप लिखिए 1922 से जो है इंडियन नेशनलिज्म खास तौर पे चेंज होना शुरू हुआ है। गांधी जी क्योंकि एक जो आपका पूरे देश में एक नाम बन गए, वो आपका 1920-21 में जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह हुआ है, यहीं से आप बनना शुरू हुए थे, जिसको फिर बाद में आपने विड्रॉ कर लिया, मगर यहीं से जो है आप एक पॉपुलर नाम के तौर पर जो है उभरना शुरू हुए थे। रोलेट सत्याग्रह, और रोलेट सत्याग्रह के बाद में फिर आपने जो नॉन कोऑपरेशन वगैरह का मूवमेंट किया था, तो गांधी जी की यहीं से अपील बनना शुरू हुई थी। 1922 तक ये जो आपका इंडियन नेशनलिज्म है इसमें बदलाव आने लगे थे, और गांधी जी जो है एक सब्सटेंशियल चेंज जो आ रहा था इसमें एक पीपल्स लीडर के तौर पर निकल कर आए थे। ठीक है, अब ये जो नेशनलिज्म का पूरा मूवमेंट था ये प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स का आपका मूवमेंट नहीं रह गया था, मगर ये इसमें पर्टिकुलरली अब किसान, वर्कर्स, आर्टिसंस, काफी सारे लोग जो हैं आकर जुड़ने लगे थे और पार्टिसिपेट करने लगे थे। यही बात मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो अपने को मानकर चलनी है, बांध कर चलनी है। गांधी जी ने जो भी किए काम वगैरह हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि वो जनता को सड़कों पर लेकर आए और लाखों की तादाद में जो है लोगों को उन्होंने अपने साथ में जोड़ा था। अब ये जो अवेकनिंग आई थी मासेस वगैरह के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण, इसने जो है नेशनल मूवमेंट को काफी हद तक जो है ट्रांसफॉर्म किया। इसके पहले ये होता था कि लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि आखिर हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कानूनी तरीके से किस तरह से दिखाएं जिससे कि सरकार के ऊपर इसका असर पड़े, मगर गांधी जी ने अब इन लोगों को एक रास्ता दिखा दिया था। उसके कारण एक नई तरीके की अवेकनिंग आ गई थी, वो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कॉमन मासेस इनको इसलिए भी एडमायर करते थे कि गांधी जी जो थे ऑर्डिनरी लोगों से कट ऑफ नहीं रहते थे। नॉर्मल लीडर ये था कि एक सर्टेन डिस्टेंस जो है उससे हाथ हिलाया करते थे या उस सर्टेन डिस्टेंस से जो है इन लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते थे, टच में रहते थे। गांधी जी ऐसा नहीं करते थे।
गांधी जी ऑर्डिनरी लोगों के साथ में जो है टच में रहा करते थे एंड कपड़े वगैरह भी जो है उन्हीं की तरह पहना करते थे। अब ये कितनी बड़े पैराडॉक्स की बात है कि एक आपका नेता है या फिर एक आपका लीडर है, वो एक सूट बूट में आ रहा है और आपसे गरीबी की बात कर रहा है। उसी की जगह एक आपका लीडर है जो आप ही की तरह कपड़े पहनता है, सामान्य कपड़े पहनता है, वो कोई शो ऑफ नहीं करता, सिंपल तरीके से रहता है। जाहिर सी बात है उस तरीके के इंसान के साथ में आप ज्यादा बड़े लेवल पर जो है जुड़ोगे, ज्यादा बड़े लेवल पर जो है आप उसके साथ में अपने आप को अटैच महसूस करोगे। और यही वजह थी कि लोग बाकी लीडर्स की अपेक्षा गांधी जी के साथ में ज्यादा अटैचमेंट महसूस करते थे। वजह यह थी कि एक सिंपल सी धोती के अलावा वो कुछ पहनते नहीं थे और अपने शरीर को बाकी ढकने के लिए उन्होंने खद्दर का चद्दर ले रखा था। इस लेवल तक अगर एक फकीर की तरह आप रहोगे और लोगों की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के मन में भी फिर आपके लिए श्रद्धा का भाव आना ही था। साथ ही साथ रोज जो है वो कुछ वक्त चरखा चलाया करते थे और लोगों को भी जो है दूसरे नेशनलिस्ट को भी जो है इंकरेज किया करते थे। इसके पीछे का लॉजिक गांधी जी ये दिया करते थे कि भाई इससे दो बातें होंगी, एक तो आपका जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है वो तोड़ने में मदद मिलेगी। जो आपकी अपर कास्ट वगैरह अगर चरखा चलाएंगी तो उससे उनको समझ में आएगा कि ये कितना मेहनत का काम है, कितना श्रम का काम है, और इससे उनको एक बात समझ में आएगी कि जो आपकी सो कॉल्ड, जिनको आप लोअर कास्ट वगैरह कहते हैं, जो ये सारा काम कर रही है वो बेसिकली कितना मेहनत का काम करती है, कितना रेलेवेंट काम करती है, उनका कितना श्रम लगता है इस चीज में। और यहां से होगा ये कि लोगों के मन में जो ये जातीय भावनाएं बैठी हुई हैं कि कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, इसको तोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपको एक बात और समझ में आएगी कि मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर में क्या फर्क होता है, ये आप समझोगे और इसके बेसिस पर आप जो ये श्रम है इसकी रिस्पेक्ट करना सीखोगे। आप जो ये और इससे लेबर्स की, किसानों की आपके मन में एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट वगैरह जनरेट होगी। ये पूरी की पूरी एक फिलॉसफी थी जो बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत फिलॉसफी थी। 1921 में जब ये साउथ इंडिया वगैरह गए थे तो वहां पर जब इन्होंने गरीब लोगों की स्थिति देखी, उसके बाद इन्होंने प्रण ले लिया कि अब जब तक मैं इनकी परिस्थितियां ठीक नहीं कर सकता, और क्योंकि अगर मैं इनके रिप्रेजेंटेशन का वादा करता हूं या इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं कि मैं इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो फिर मैं अब इन्हीं की तरह रहूंगा। तब इन्होंने अपना जो सर है उसको शेव किया था और उसके बाद से फिर उन्होंने बाकायदा एक संत की तरह, एक फकीर की तरह सिर्फ इतने कपड़े पहनना शुरू कर दिए कि अपने शरीर को थोड़ा बहुत ढक सके। बाकी वो जिस तरह से आपका गरीब रहा करता था उसी तरीके से वो रहा करते थे। अब ये जो पूरा का पूरा तरीका निकल कर आया, इससे इनका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेंट और कितना ज्यादा सेल्फलेसनेस है इनके अंदर, वो बात समझ में आई। ये बात समझ में आई कि किस हद तक जो है वो अपने लोगों के साथ में अटैचमेंट या जुड़ाव महसूस करते हैं जिनका लीडर होने की वो बात कर रहे हैं। एंड ये सारी क्वालिटीज वगैरह जो थी ये भी बता रही हैं कि इनके अंदर कोई कंज्यूमरिस्ट कल्चर वगैरह नहीं है, यानी कि ये उपभोक्तावादी नहीं है, ये आपका जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये आपका इस तरीके का विचार नहीं रखते कि आपको जितना हो सके चीजों का उतना ज्यादा उपभोग करना चाहिए। ये बेसिकली जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बारे में इतना जुड़े हुए हैं कि जब तक मैं अपने सारे लोगों की परिस्थितियां ठीक नहीं करूंगा तब तक मैं भी इन्हीं की तरह रहूंगा। ये जो एक विचार है इनको बाकी सारे लीडर्स वगैरह की अपेक्षा अलग बनाता है। ये सिंप्लिसिटी वगैरह जो है इसने गांधी जी को इतना ज्यादा जो है कॉमन लोगों के बीच में पॉपुलर कर दिया था। ये जो सिंप्लिसिटी है इसके कारण गांधी जी की मास अपील जो है बढ़ती चली गई। स्पिनिंग व्हील जो है अपने आप में एक इंडियन नेशनलिज्म की पॉपुलर आइडेंटिटी वगैरह बनता चला गया और इसके कारण आपके ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम की बाउंड्री वगैरह जो है ये भी टूटी हैं। चलें आगे बढ़, तो इस तरीके से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि गांधी जी की जो मास अपील थी, नो डाउट कि ये अपने आप में जेन्युइन थी और इसने जो है काफी बड़े लेवल पर आपका जो इंडियन नेशनलिज्म रहा है इसके ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करी है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है गांधी जी इंकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज इन मदर टंग रेदर देन इन लैंग्वेज ऑफ द रूलर। गांधी जी ने इस बात को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया था कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, राष्ट्रवादी मैसेज वगैरह जो आप लोगों तक भेज रहे हैं, इसको आप लोगों की मातृभाषा में उन तक पहुँचाइए, ना कि आप ये उनको जो रूलर्स हैं आपके उनकी भाषा में यानी कि इंग्लिश भाषा में उन तक ये मैसेज पहुँचाइए। अब हमको ये एग्जामिन करना है हाउ ही निटेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद दिस फिलॉसफी। अब ये जो फिलॉसफी है इस पर्टिकुलर फिलॉसफी के साथ उन्होंने पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से उसको जो है बुना था उसके बारे में हमको बातचीत करनी है। तो गांधी जी, इसकी शुरुआत तो आप वही उसी तरह से कर सकते हैं कि गांधी जी जो थे उन्होंने आपका जो नेशनलिस्ट कम्युनिकेशन है वो मदर टंग में इसलिए करने के लिए बोला, उसके पीछे उनकी फिलॉसफी इस तरह से थी। अब ये लिखकर आप शुरू कर सकते हैं कि उनका मानना यह था कि कोई भी स्ट्रगल तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक मासेस उसके सपोर्ट में नहीं आके खड़े होते। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी स्ट्रगल सक्सेसफुल हो, इसके लिए जरूरी है कि मासेस वगैरह आपका सपोर्ट करें। और
इसके लिए उन तक अपना संदेश अच्छे से पहुंचाना जरूरी है ताकि वो उसको बहुत अच्छे से समझ सकें, आत्मसात कर सकें और उसके अनुसार बिहेव कर सकें। इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप उनसे उनकी लोकल लैंग्वेजेस में बात करो, जो उनकी खुद की मातृभाषा है उसमें बात करो, ताकि कम्युनिकेशन ज्यादा आसानी से हो सके, उन तक मैसेज ज्यादा अच्छे से पहुंचाया जा सके और आप ढंग से उनको जो है एक्सप्लेन कर सको। इसकी जगह अगर आपने इंग्लिश का इस्तेमाल किया तो नुकसान एक तो यह है कि वो कॉलोनियल रूलर्स की भाषा है, फिर आप पैराडॉक्स क्रिएट कर रहे हो कि आप जिनके खिलाफ या विरोध में खड़े हो आप उन्हीं की भाषा में जो है उनके विरोध का मैसेज वगैरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपकी हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा जनता जो है वो इलिटरेट है। जो इलिटरेट्स हैं भी उसमें बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरीके से आपका इंग्लिश वगैरह पे इतनी कमांड रखते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके की जो इंग्लिश लिखी जाती थी पहले उसको समझ पाए। तो एक तो ये नुकसान वाली बात है, मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा, और अगर पहुंचा भी तो लोग फिर उस तरीके का जुड़ाव जो है महसूस नहीं करेंगे। इसलिए नेशनलिस्ट वगैरह जितने थे गांधी जी ने उन सबको ये बोला कि मातृभाषा में बात करो अपने लोगों से, जो भाषा वो समझ सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका, क्योंकि भाषा वगैरह जो है लोगों में और समाज में जो है एक आपका एडेसिव का काम करती है, उनको आपस में जोड़ेगी, साथ में जो है लाके खड़ा करेगी, एक प्लेटफॉर्म पर जो है मासेस वगैरह आपके इकट्ठा होना शुरू होंगे। इस तरीके से इनका एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस या फिर फिलॉसफी हुआ करती थी। अब उस वक्त में इंग्लिशमैन जो हुआ करते थे, अंग्रेज जो हुआ करते थे, उनका मानना यह था कि उनकी जो भाषा है बाकी सारी भाषाओं पे सुपीरियर है। अब गांधी जी का कहना इस पर यह था कि अगर हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन रखेंगे और हर एक हिंदुस्तानी जो है अगर इसके साथ में जुड़ता चला जाएगा तो एक जो ये पर्टिकुलर विचार है अंग्रेजों का कि इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर भरी गई है, इससे हम लोग बाहर निकलेंगे, कॉन्फिडेंस वगैरह डेवलप होगा और हम लोग अपने लैंग्वेजेस वगैरह का जो इंपॉर्टेंस है वो भी समझेंगे और उनके बढ़ाव में और उनके प्रचार प्रसार में भी जो है हम लोग अपना काम वगैरह करेंगे। ये तो खैर लैंग्वेज की बातचीत थी कि सब लोगों को साथ में लाने के लिए आपके पास में कोई कॉमन लॉजिक होना चाहिए, कॉमन आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर एडिशन होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जो लोगों को साथ में जोड़ सके। अब इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरा का पूरा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको बनाया है। किस तरीके से? इन्होंने एक तो ये बोला कि अंग्रेजों के साथ में वॉलंटरी एसोसिएशन जहां जहां हो सकता है सब कुछ बंद कर दो, और लोगों ने इसको पर्टिकुलरली बहुत ऑप्टिमिस्टिकली रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, स्टूडेंट्स वगैरह जो थे उन्होंने आपका स्कूल और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, लॉयर्स वगैरह जो थे उन्होंने कोर्ट्स वगैरह अटेंड करना बंद कर दिए, हर फैक्ट्रीज वगैरह में स्ट्राइक्स हो रही हैं, मिल्स में, वर्कशॉप्स में जो है मिल्स हो गई हो, वर्कशॉप्स वगैरह में कई जगहों पर आपको स्ट्राइक्स वगैरह देखने के लिए मिल रही हैं। किसान वगैरह जो है उन्होंने आपके टैक्स पे करना बंद कर दिए, आपके आदिवासी वगैरह जो हैं वो फॉरेस्ट लॉज वगैरह का वायलेशन कर रहे हैं, आपका लिक्वर शॉप्स वगैरह जो है उसमें आग लगाई जा रही है या फिर वहां पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, पिकेटिंग वगैरह हो रही है, सारी चीजें वगैरह जो है चल रही हैं। तो कुल मिला के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि लोग जो हैं बड़े लेवल पर इसमें जुड़े। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, स्टेटस और लैंग्वेज वगैरह के डिफरेंसेस होने के बाद में भी जो है लोग वगैरह इसमें आकर जुड़े और इसीलिए मूवमेंट वगैरह जो है कामयाब होता चला गया। और ये बात फिर जो गांधी जी ने कही थी शुरुआत में, जो हम लोगों ने डिस्कस करी है कि अगर आप मासेस को साथ में नहीं लाओगे तो फिर कोई भला नहीं हो सकता किसी मूवमेंट का। अगर आप चाहते हैं कि कोई मूवमेंट आगे बढ़े तो आपको उसमें मासेस को जोड़ना ही पड़ेगा। वो बात अल्टीमेटली निकल कर जो है सामने आ गई। साथ ही साथ जो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट है उसने लोगों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है काफी ज्यादा मात्रा में भरा। इसने लोगों को ट्रेन किया है सेल्फ रूल के लिए कि जब अपना खुद का रूल आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब आपको और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ में अपने आप को कंडक्ट करना है। इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो है लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ट्रेनिंग वगैरह गांधी जी के मेथड्स के कारण मिलती चली गई और इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है इसने गांधी जी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी का था इसने एक इंपॉर्टेंट रोल इस तरीके से भी प्ले किया कि आपके जो अलग अलग क्षेत्र हैं सबने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और ये सारे के सारे रीजन्स जो हैं इस कारण एक दूसरे के साथ में ज्यादा करीब आते चले गए। इनके बीच में एक जो नेशनहुड है और जो फेलोशिप है सिटीजन्स के बीच में वो डेवलप हुई। लोगों के मन में ये विचार और ज्यादा मजबूती के साथ घर करता चला गया कि पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में कुछ और हैं और उसके बाद में ही जो है हमारी कोई और आइडेंटिटी मैटर करती है। इस तरीके से ये जो आपका सवाल था कि ये जो आपका कम्युनिकेशन नेशनल लैंग्वेज में कराने के पीछे की क्या फिलॉसफी और इस फिलॉसफी ने किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खड़ा किया, वो हम लोगों ने देखकर डिटेल में डिस्कस किया। इस तरीके से आप इसको जवाब दें, आपको मैक्सिमम नंबर जो है इसमें से मिलेंगे या फिर इसमें से मैक्सिमम नंबर फेच कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है द सॉल्ट मार्च ऑफ 1930 वाज द फर्स्ट इवेंट दैट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड्स अटेंशन, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट फॉर स्वराज।
अब जो आपका 1930 का जो दांडी मार्च है, या जिसको सॉल्ट मार्च भी बोला जाता है, ये ऐसा पहला इवेंट था जो गांधी जी को दुनिया की अटेंशन में लेकर आया। अब हमको ये जो है एक्सप्लेन करना है कि इस मूवमेंट का स्वराज के लिए, या फिर जो आपका इंडिपेंडेंस वगैरह की तरफ जो हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था, इसमें क्या हमारा, इसके लिए क्या इसका कंट्रीब्यूशन है या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। इसी का घुमा के पूछा जा सकता है कि जो आपका दांडी मार्च हुआ है उसके मेन इवेंट्स वगैरह क्या क्या थे, इसका सिग्निफिकेंस जो है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में क्या है। तो इसकी आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका सॉल्ट मार्च है, या जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, 1930 में शुरू हुआ था और पहली बार ये गांधी जी की तरफ दुनिया का अटेंशन लेकर आया। इसमें हुआ ये कि गांधी जी ने ये अनाउंस किया कि अंग्रेजों का जो सॉल्ट लॉ है, सॉल्ट लॉ के विरोध में गांधी जी जो है मार्च करेंगे और आपका ये जो कानून है, नमक कानून, इसको तोड़ेंगे। ये सॉल्ट लॉ जो है बेसिकली करता ये था कि राज्य को या फिर सरकार जो है इसको एक मोनोपोली दे देता था कि आपका जो नमक है उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद उसकी सेलिंग जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये जो पर्टिकुलर आपका कानून था, इसके खिलाफ गांधी जी ने ये बोला कि भाई मैं मार्च करूंगा और मैं ये कानून नहीं मानूंगा कि नमक जो है वो सिर्फ सरकार बना सकती है और सरकार ही बेच सकती है, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इस कानून को तोड़ूंगा। ये बोलने के बाद में फिर उन्होंने आपका ये जो 12 मार्च 1930 को अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में उनका जो साबरमती का आश्रम था वहां से उन्होंने दांडी करके, एक छोटा सा गांव पड़ता है सूरत जिले में, गुजरात के तटवर्ती इलाके में, वहां तक की अपनी यात्रा शुरू करी। लगभग 375 किलोमीटर की ये यात्रा 3 हफ्तों से ज़्यादा में पूरी होती है और ये आपका पहुंचते हैं वहाँ पे। वहाँ पहुंचने के बाद दांडी पर फिर वहाँ जो आपका समुद्र का तट है वहाँ पर ये नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक बनाकर या नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। अब जैसे ये कानून, नमक कानून को तोड़ते हैं, वो एक सिग्नल था कि अब हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है। और उसके बाद में फिर ये होता है कि ये मूवमेंट उसी तरीके से फैलता है जिस तरह से अगर आपका कहीं पे पेट्रोल पड़ा और आपने उसको तीली दिखा दी या चिंगारी मार दी उसके ऊपर, जिस तरह से आग धधकती है और आग बढ़ती चली जाती है, मूवमेंट लगभग उसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया। जैसे वाइल्ड फायर फैलती है उसी तरीके से इस मूवमेंट ने जो है जोर पकड़ा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्वराज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन यह है कि हिंदुस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, गांधी जी एक तो खुद जो है आपका वर्ल्ड मीडिया के अटेंशन में आ गए, पूरी की पूरी दुनिया का जो है ध्यान गया कि ये बूढ़ा आदमी आखिर कर क्या रहा है। एक तो ये बात, तो और कर क्यों रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो ये है कि वो कर क्यों रहा है। एक तो आपने ये सवाल पूछा कि कर क्या रहा है, तो समझ में आ गया कि सब मार्च कर रहा है एंड ऑल दैट। ये अब कर क्यों रहा है, तो फिर कर क्यों रहा है का जवाब निकल कर आया। अंग्रेजों के खिलाफ पूरी की पूरी एक स्ट्रगल चल रही है, मूवमेंट चल रहा है, जिसमें ये लोग ये बोल रहे हैं कि हथियार नहीं उठाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, वॉर नहीं लड़ेंगे, मगर आपको मजबूर करेंगे जाने के लिए, या फिर आपको मजबूर करेंगे इस देश को छोड़ने के लिए और हमारे सही हक हमें देने के लिए, आपको ये मानने के लिए कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अब इस तरीके का जेन्युइन मूवमेंट दुनिया में कहीं नहीं चल रहा था, तो दुनिया का इनके ऊपर एक तो ध्यान गया और हिंदुस्तान के ऊपर जो है वर्ल्ड फोकस बनने लगा। लोग फिर जो है इसके बारे में चर्चा करने लगे और अंग्रेजों के ऊपर यहां से दबाव बनने लगा। यूरोपियन प्रेस ने और अमेरिकन प्रेस ने पूरे के पूरे जो है आपके मार्च को बहुत डिटेल में कवर किया और उसके कारण गांधी जी वर्ल्ड अटेंशन में आए और जो आपका मास लीडर के तौर पर, एक आपका वर्ल्ड लीडर के तौर पर जो उनकी इमेज है यहां से बनना शुरू हुई थी। अब इसके अलावा इसकी खासियत यह थी कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट में खास तौर पे महिलाएं जो हैं बड़े लेवल पर निकल कर आई। बड़े लेवल पर जो आपकी महिलाएं, उन्होंने यहां से पार्टिसिपेशन किया था। इसके पहले भी आपकी महिलाएं जुड़ रही थी मास मूवमेंट में, मगर जो हजारों की संख्या में आपकी जो हिंदुस्तानी औरतें हैं सड़कों पर आ गई और इन्होंने मूवमेंट को यहां से लीड किया। ये खास तौर पर दांडी मार्च के बाद से आपको देखने के लिए मिलता है। एक नाम खास तौर पे लेना जरूरी है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये एक सोशल वर्कर थी और इन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया था, इन्होंने एडवाइस किया था कि ये मूवमेंट सिर्फ पुरुषों तक के लिए आप एक्सक्लूसिवली जो है इसको ना रखें, इसमें जो है महिलाओं को भी आप शामिल करें। इनके एडवाइस पे गांधी जी ने फिर इस मूवमेंट में महिलाओं को शामिल किया और नतीजा ये निकला, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, कमला देवी शामिल करके मैं बात कर रहा हूं, कमला देवी की लीडरशिप में इनके साथ में निकल कर आई। सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, लिकर लॉस को वायलेट किया, खुद अरेस्ट हुई। बड़े लेवल पर महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, इनको आपने मोटिवेट किया और इसके बाद से जो नेशनल मूवमेंट है इसका एक कमिटमेंट या इसकी एक प्रतिबद्धता बन गई कि महिलाओं को आप छोड़ के नहीं चल सकते। और इसके बाद कांग्रेस ने अपने जो भी फिर मैनिफेस्टोज वगैरह निकाले तो वुमेन राइट्स के बारे में भी जो है उन्होंने बड़े लेवल पर बातचीत करी। वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स को लेकर काफी बातें हुई। यहां से जो प्रतिबद्धता बनी है कि हम, हमारी जो देश की महिलाएं हैं, इनको जो दबा के रखा गया है, जो हमारा पूरा का पूरा एक कल्चर ऐसा हो गया है जिसमें महिलाओं को या लड़कियों को बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, हम इस सारी चीजों को बदलेंगे।
इसको खत्म करेंगे और उसमें चेंजेस वगैरह लाएंगे। ये जो एक खास तौर पे प्रतिबद्धता या कमिटमेंट देखने को मिलता है, जो बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा, जिसके बेसिस पर फिर इतनी सारी योजनाएं चलाई गई और सारा काम किया गया। आपका जो मेल टू फीमेल का सेक्स रेशो है, इसमें इंप्रूवमेंट वगैरह की चीजें की गई। बच्चियों के लिए जो है 50 तरीके की स्कीमें चलाई जाती हैं ताकि उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और बाकी भी इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं। डिलीवरी वगैरह के टाइम पीरियड पे आपको काफी सारा सपोर्ट मिलता है। ये सब, ये जो इसके आप कह सकते हैं बीज जो हैं, यहां से पढ़ना शुरू हुए थे। यहां से समझ में आया था कि आप अपनी औरतों को दरकिनार नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बात रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि इनका ये राज कयामत तक नहीं चलने वाला, ये राज हमेशा के लिए जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये राज एक ना एक दिन खत्म होगा। और अगर ये चाहते हैं कि इसको लंबे वक्त तक चलाया जा सके, तो उसके लिए अब हिंदुस्तानियों के साथ में पावर शेयर करना पड़ेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अब हिंदुस्तानियों को पावर से, अथॉरिटी से बहुत ज्यादा दूर नहीं रखा जा सकता। अगर आप कोशिश करोगे इसकी, तो ये राज जल्दी खत्म होगा। आपका जो है हिंदुस्तान के ऊपर पकड़ अब कमजोर होती जा रही है। दूसरे शब्दों में इंडिया या हिंदुस्तान आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। आपका राज हमेशा के लिए यहां पर नहीं रहेगा। ये बात अंग्रेजों को यहां से बहुत क्लियर समझ में आ गई थी। बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर्टिकुलर चीज की, इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद या इस पर्टिकुलर मार्च के बाद में बन गई थी। चलें अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो शायद इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मेरी गट फीलिंग है कि शायद ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है और इसको एक बार दो बार आप लोग लिखकर भी प्रैक्टिस कर लें तो भी ठीक रहेगा। इसमें हमसे ये पूछा गया है, एक्सप्लेन करिए कि हाउ मेनी स्कॉलर्स हैव रिटन, explain why many scholars have written of the months after independence as being Gandhi's या गांधी जी फाइनेस्ट आवर। आखिर हमको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये बात लिखी है कि आज़ादी के बाद के जो कुछ महीने थे वो महात्मा गांधी के सबसे फाइनेस्ट आवर हैं एक लीडर के तौर पर। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि गांधी जी ने आज़ादी के बाद ना तो किसी तरीके का कहीं पे कोई झंडा वगैरह फहराया, ना उसके जो सेलिब्रेशन या जश्न आपका दिल्ली में या कहीं और हो रहे थे उनको आपने अटेंड किया। इसकी जगह पे आपने 24 घंटे का एक लंबा जो है व्रत या फिर एक फास्ट किया था। इन्होंने अपने आप को सारे तरीके के सेलिब्रेशन से दूर रखा। इसकी वजह ये थी, इनका ये शोक मना रहे थे या शोक मना रहे थे इस बात का कि जो आपकी आजादी आई है ये एक बहुत अनएक्सेप्टेबल प्राइस पर आई है, क्योंकि आपकी जो रिलीजियस, दो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं और यहाँ पर बहुत जबरदस्त जो है मारकाट वगैरह हो रही है। बड़े लेवल पर लोग विस्थापित हो रहे हैं, काफी ज्यादा जो है वायलेंस हो रहा है। तो इनका कहना यह था कि इतने बड़े लेवल पर इतनी तबाही के बाद में अगर आजादी मिली है तो ये कीमत मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं सेलिब्रेशन नहीं करूंगा इस चीज का। मैं आत्म शक्ति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए उपवास वगैरह कर कर इस चीज को जो है, इसका ये जो हार आया इसका फेलिसिटेशन वगैरह करूंगा। चले, इसके बाद में जब आपकी आजादी मिल गई तो फिर उन्होंने किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या एंगेजमेंट वगैरह से अपने आप को दूर रखा। इसकी जगह पे वो लोगों से मिलते थे, उनको समझाते थे, उनके दुख दर्द को बांटते थे। हॉस्पिटल्स हो गए, रेफ्यूजी कैंप्स हो गए, हर जगह पर जाते थे, लोगों को कंसोलिडेट करते थे। डिस्ट्रेस्ड पीपल जो थे इनको समझाते थे कि जो बुरा वक्त है गुजर गया, अब यहां से जो भी होगा ठीक ही होगा, आप अपना जो सबसे बुरा अतीत है वो पीछे छोड़कर आए हो। अलग अलग आपकी जो कम्युनिटीज वगैरह थी इनसे अपील करते थे कि अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे, पुरानी बातों को, और एक दूसरे की तरफ आपका जो हाथ है, आपका दोस्ती का और कोऑपरेशन का जो हाथ है वो बढ़ाओ। साथ ही साथ इनका यह मानना यह था कि अब सबसे बुरा जो है हो चुका है, इससे ज्यादा खराब अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपके समाज के अलग अलग तबकों को जो है साथ में आकर जुड़ना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इनका कहना था कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका इंडिया और पाकिस्तान अब अलग अलग हो चुके हैं ज्योग्राफिकली, बट फिर भी दिलों में हमें इस पर्टिकुलर चीज को जो है, इस भावना को नहीं आने देना चाहिए और हमें जो है एक दूसरे के दोस्त की तरह, एक दूसरे के मित्र और सखा की तरह जो है रहना चाहिए। खास तौर पे जब आजादी हुई जिस दिन, ये उस वक्त बंगाल में थे और वहां पर जो दंगे वगैरह चल रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर इन्होंने फिर काफी फास्टिंग वगैरह करी, काफी सारी चीजें करी और उसके बाद में बंगाल में जो है दंगे वगैरह अल्टीमेटली जाकर रुके थे। उसके बाद में फिर ये दिल्ली वगैरह शिफ्ट हुए। जब बंगाल में चीजें ठीक हुई तो दिल्ली आए, दिल्ली में चीजों को फिर देख रहे थे और उसके बाद यहां से इनका इरादा पंजाब और पंजाब से फिर आगे की तरफ जाने का था। खैर उसके पहले इनका असैसिनेशन वगैरह हो गया तो वो चीज़ हो नहीं पाई। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि अपनी जो आखिरी दिन वगैरह थे, आखिरी टाइम पीरियड तक गांधी जी जो हैं लोगों के बीच में पीस लाने की कोशिश करते रहे, बिना किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी राजनीतिक लक्ष्य के। लोगों के बीच में ये लोग शांति और समझौता वगैरह जो है कराने की कोशिश में लगे हुए थे। ये एक तरीके से मानवता की सेवा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जिन्होंने पार्टीशन का दंश सहा है, इनका दुख दर्द बांटा जाए और इनकी तकलीफों को
को जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम किया जा सके। तो नो डाउट अबाउट दैट, इस चीज़ को आपका बाकायदा कंक्लूजन के साथ में कहा जा सकता है कि ये जो पार्टीशन के बाद का काल था ये गांधी जी का फाइनेस्ट आवर है, गांधी जी का सबसे फाइनेस्ट टाइम पीरियड इसको आप लोग कह सकते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक बड़ा वाजिब आंसर बनता है। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत तगड़ी गट फीलिंग है कि आप लोगों को आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी पर भी आ सकता है, बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। बाकी और कोई और समस्या हो तो आप इसमें मुझे बता सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारा टर्म 2 का सिलेबस है हिस्ट्री क्लास 12th का, उसका जो 4th यूनिट है या फिर सेकंड लास्ट यूनिट आप कह लीजिए, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, उसकी जो वेरियस टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, उसके ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, किन बातों का हमको ध्यान रखना है, कैसे हमको जवाब देना है, कैसे हमको इनको सबको टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखकर ख़त्म करी हैं। तो ये जो सेशन है यहीं पर अब हमारा जो है समाप्त होता है। इसमें इतना ही कंटेंट जो है हम लोगों को देखना था। एंड करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए, और इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के जो हमारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह बने हुए हैं इन पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एक्सक्लूसिवली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है और कराया जाता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे ये बोला जाए कि भाई आप लोग जो हैं 2 या 3 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लें और उसके बाद में फिर आपको बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा या फीस लेना पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि आप लोगों तक अब जितना भी सारा क्वालिटी कंटेंट है, सारा का सारा जो एजुकेशन है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक लेकर आया जाए, और ये सारा का सारा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि किसी भी तरीके की परिस्थितियाँ हों आप लोगों की शिक्षा दीक्षा ना रुके। जितना हो सके आप उतना ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकें, जितना हो सके आप उतना ज़्यादा मेहनत कर सकें, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकें, देश के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकें और अच्छे नागरिक बन सकें। तो इसी नोट पे मैं ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। एंड कोई और तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आप बता सकते हैं, मगर अपनी तरफ से अब आप लोगों को भाई अच्छे से मेहनत करनी है, अपनी तरफ से आप लोगों को डेडिकेट होकर मेहनत करनी है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखनी है, और सब लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा जो है स्कोर वगैरह करना है। बड़ी खुशी मिलती है जब आप लोग बताते हैं कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स वगैरह आए हैं, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, और इसी तरीके से आप लोगों को आपकी जो ये विनिंग स्ट्रीक है वो बनाकर रखनी है। टर्म 2 में भी अच्छा करना है, करियर्स में बढ़िया करना है, लाइफ में भी अच्छा करता चला जाना है। चलें तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।